Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand a new chapter, how the state government वर्क्स. यानी स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि एक स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let's start and understand with me. Our country India is a union of states. हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, वो भारतीय जो राज्य हैं उनका एक संघ है. It has 28 states and 8 union territories. इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. These states and union territories are again divided into districts and other areas to run the government smoothly. और ये जो states या जो union territories हैं, ये आगे भी district में और दूसरे क्षेत्रों में divided हैं ताकि गवर्नमेंट को बहुत आसानी से चलाया जा सके. Just as your school. आपने अपना स्कूल देखा है ना, स्कूल में प्रिंसिपल सर मान लीजिए वो जो है सबसे हेड है. फिर वो अपनी जो भी पावर है उसको डिवाइड कर रहे हैं किस में, क्लास टीचर्स में. तो वो हो गई, क्या हो गई, वो हो गई स्टेट गवर्नमेंट. फिर स्टेट गवर्नमेंट भी आगे किस में बटी हुई है, बच्चों में और जो मॉनिटर में बटी हुई है. तो इस तरीके से एक स्कूल जिस तरीके से रन करता है इजीली, ऐसे ही गवर्नमेंट भी रन करती है. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. Members of the Legislative Assembly are called MLAs. याद रखिएगा, जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको हम MLA कहते हैं. क्या कहते हैं? MLA. Each state is divided into different areas और constituency. हर स्टेट जो है वो different area या constituency में divided होता है. From each constituency, the people elect one representative through universal adult franchise, who then becomes a member of legislative assembly, that is MLA. देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है. इसलिए हम उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA कहते हैं. In this way we can say that MLAs represent the public. तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो MLA होता है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है. Then you would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. आपने ये भी ध्यान किया होगा कि चुनाव में क्या होता है, डिफरेंट पार्टीज के नाम पर लोग इलेक्शन लड़ते हैं. These MLAs therefore belong to different political parties. और ये जो MLAs होते हैं ये भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होते हैं, तो उन्हीं से ही जुड़े हुए होते हैं. The political party whose MLAs win in more than half of the constituency is considered to be in the majority in the state. और देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के MLAs आधे से ज़्यादा सीटों पर जीतते हैं उसे ही उस स्टेट गवर्नमेंट बनाने में मेजॉरिटी प्राप्त होती है. द पॉलिटिकल पार्टी विद अ मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर्स आर कॉल्ड ऑपोजिशन. याद रखिएगा, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो मेजॉरिटी जिसको मिलती है, जिस पार्टी को, वो तो रूलिंग पार्टी, और उसके अलावा जितनी भी पार्टीज हैं वो सारे ऑपोजिशन कहलाते हैं. आफ्टर द इलेक्शन द MLAs belonging to the ruling party elect their leader who becomes the chief minister. और इस इलेक्शन के बाद जो जीती हुई पार्टी के MLAs होते हैं वो अपना भी एक नेता चुनते हैं जिसको हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं. The chief minister then selects other people as ministers. और चीफ मिनिस्टर ही फिर आगे कुछ लोगों को मिनिस्टर्स के रूप में चुनते हैं. After the elections it is the governor of state who appoints the chief minister and other ministers. और इन सब का चुनाव होने के बाद गवर्नर जो होते हैं वो ही चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं और मिनिस्टर्स को चुनते हैं. तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि यानी साइन करते हैं, साइनिंग अथॉरिटी गवर्नर होती हैं, उनके नाम पे मोहर लगा देते हैं कि यही मिनिस्टर होंगे और यही चीफ मिनिस्टर होंगे.
The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments और ministries. फिर chief minister और जो ministers होते हैं उन पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन सरकारी विभागों को या मंत्रालयों को चलाएं और बहुत सफलतापूर्वक चलाएं. They have separate offices, उनके अलग अलग offices भी होते हैं. For example, education डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. और इसी बीच आपको बता दूं, जो एजुकेशन, दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो हैं हम सबके प्यारे श्री मनीष सिसोदिया जी. समटाइम्स वन पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी. कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती. देन मैनी पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट. तब कई सारी पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. When two or more parties together form a government, such a government is called coalition government. देखिए अब याद रखिएगा कि जब एक पार्टी को तो मेजॉरिटी नहीं मिली, फिर दूसरी पार्टी भी उसके साथ मिलती है वो मेजॉरिटी का नंबर पाने के लिए, यानी आधे से अधिक सीटें का जो नंबर होता है उसको बनाने के लिए. तो जब टू या मोर पार्टीज मिलती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. इसी के ऊपर बेस्ड एक एक्टिविटी भी है. सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 1. द रिजल्ट ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन इज गिवन बिलो. किसी एक ऐसे ही इमेजिनरी स्टेट असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट नीचे दिया गया. आंसर बेस्ड ऑन द रिजल्ट. आपको इस रिजल्ट पर बेस आंसर करने पड़ेंगे. तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन है जिन्होंने की इलेक्शन लड़ा और उनके कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए. टोटल जो पार्टी की सीट्स, टोटल जो सीट्स हैं असेंबली की वो हैं 68. याद रखिएगा 68. इसमें लोक अधिकार पार्टी जो है उसको 43 सीट्स पर वो जीते. जनता कल्याण दल वो जीते 16 पार्टी पर. अदर पार्टीज जो है 16 पार्टी में नहीं 16 सीट्स पर. अदर पार्टीज जो है वो 3 सीट्स पर जीते. और जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते, वो जीते 6 सीट्स पर. तो टोटल हो गई 68 पूरी हो गई. अब इसमें से हमें ये देखना है किसको सबसे ज़्यादा मिला, यानी मेजॉरिटी किसको मिली आधे से ज़्यादा. 68 का हाफ कितना होता है 34. 34 से ज़्यादा किसको मिली है. तो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड वाई. तो इसका आंसर एक बार देखते हैं. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और क्यों. द गवर्नमेंट ऑफ लोक अधिकार पार्टी विल बी फॉर्म्ड. जो लोक अधिकार पार्टी है उसी की गवर्नमेंट बनेगी. Because it has got a majority in this election, that is its people have won most in this election. क्योंकि उसको मेजॉरिटी मिली है यानी कि उसी के लोग इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जीते हैं. देन सेकेंड क्वेश्चन इज विच पार्टीज विल बी कॉल्ड ऑपोजिशन एंड वाई. किन पार्टीज को ऑपोजिशन कहा जाएगा और क्यों. देखिए जनता कल्याण दल, अदर पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी बिकॉज देयर पार्टी पीपल कुड नॉट विन मोर एंड कुड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट, दैट इज दे डिड नॉट गेट मेजॉरिटी. यानी जनता कल्याण दल, दूसरी पार्टियां जो इंडिपेंडेंट हैं उन्हें तो हम ऑपोजिशन कहेंगे. बिकॉज क्यों कहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ज़्यादा नहीं जीते ना ही वो गवर्नमेंट बना पाए, यानी कि उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए हम उनको ऑपोजिशन कहेंगे. नाउ पार्ट सी. फ्रॉम विच पार्टी द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स विल बी फॉर्म्ड. यानी किस पार्टी से चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे. तो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ लोक अधिकार पार्टी, यानी लोक अधिकार पार्टी से ही चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे. नाउ एक्टिविटी नंबर 2. फाइंड नेम ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज. मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लिखे. आपको अगर कुछ और पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी एंड शिवसेना एंड जनता दल एक्सेट्रा. बीच में एक वर्ड आया था गवर्नर. गवर्नर कौन होते हैं. द हेड ऑफ स्टेट इज द गवर्नर, यानी जो राज्य के मुखिया होते हैं उनको हम गवर्नर कहते हैं. शी और ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए बार बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी देखने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट सही काम कर रही है नहीं कर रही, इसलिए वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के हेड के रूप में रख देते हैं जिसे हम गवर्नर कहते हैं, क्योंकि उनका काम ये देखना होता है कि जो वहाँ की राज्य सरकार है वो अपना काम रूल्स और रेगुलेशन से कर रही है या नहीं कर रही है, ये उनका काम होता है देखना. नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज
हु इज MLA ऑफ योर एरिया। अब आपको फाइंड करके लिखना है कि आपके एरिया के MLA कौन है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी इसमें अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा नगर असेंबली श्री SK बग्गा जी एंड गांधीनगर असेंबली श्री अनिल वाजपेयी जी। तो इसमें आपको अपनी असेंबली के जो MLA हैं उनका नाम लिखना है। सेकेंड इज, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट to explain who an MLA and how is the person elected। आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट शब्दों का यूज करते हुए ये बताना है कि MLA कौन होते हैं और उनका चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एन MLA। देखिए, जो विधानसभा के अंतर्गत जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव को हम MLA कहते हैं। He is elected by the voters of that constituency। और उनका चुनाव कौन करता है? जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स होते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट MLAs रिप्रेजेंट द पब्लिक। और इस तरह से हम कह सकते हैं जो MLA होते हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हमने दोनों वर्ड का यूज़ यहाँ पर कर लिया है। और फॉर एग्जाम्पल, श्री मनीष सिसोदिया जी फ्रॉम पटपड़गंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए उदाहरण के लिए जो श्री मनीष सिसोदिया जी हैं उनका चुनाव किसने किया? उस निर्वाचन क्षेत्र की, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स ने किया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को आसानी से समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then please wear a mask and जब भी अवेलेबल हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी